अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज की इस वाली वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 को। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। तो इसमें हमने बताना है कि कौन सा हमारे पास रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि रैशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है, जिसके लिए मैंने एक चार्ट रेडी कर लिया है ताकि मैं आपको समझा सकूँ, जिसमें मैंने बताया है कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, किस कंडीशन पे होते हैं, और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं और वो किस कंडीशन पे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर्स में दो कंडीशंस आ सकती हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग से क्या मुराद है? टर्मिनेटिंग मीन्स कि वो स्टॉप हो जाए, यानी कि उनकी वैल्यू जो है वो डेसिमल के बाद, जिस तरह ये 0.25, वो आगे चलती ना जाए। ठीक है, तो वो क्या होंगे? टर्मिनेटिंग हो गए, और एज अ रिजल्ट वो क्या कहलाएंगे? वो हमारे पास रैशनल नंबर कहलाएंगे। और उसके बाद जो दूसरी बात आती है रैशनल नंबर्स के लिए, वो है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गए या फिर रैकरिंग नंबर्स होंगे। डैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग के ऑब्वियसली वो रुके ना, जिस तरह ये 0.333 सो ऑन चलता ही जा रहा है। ठीक है, स्टॉप नहीं हो रहा किसी पॉइंट पे। इस तरह ये स्टॉप नहीं हो रहा, जिस तरह ये था ना 0.25, यानी कि टर्मिनेटिंग था, स्टॉप हो रहा है 5 के बाद। अगर हमारे पास नंबर नहीं है, बट इसमें हमारे पास आगे सोल्यूशन चलता जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, यानी कि वो स्टॉप नहीं हो रहा। और रैकरिंग की बात करें तो रैकरिंग वो है कि जो सेम नंबर हैं वो रिपीट होते हैं। जिस तरह ये 0.333, तो वो क्या है? 3 जो है हमारे पास, उसके ऊपर हम बार लिख के रिप्रेजेंट करेंगे कि 3 जो है वो रैकरिंग है, यानी कि वो रिपीट होता जा रहा है, और जिसके साथ साथ वो नॉन टर्मिनेटिंग है। और एज अ रिजल्ट जो है 1.1/3 जो है हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर, वैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करने के लिए। तो 1.3 जो है हमारे पास वो क्या है? रैशनल नंबर होगा। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और रैकरिंग क्या होते हैं हमारे पास, और वो किस बेसिस पे नतीजे के तौर पर हमारे पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कंप्लीट कॉन्सेप्ट की कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को हमने सोल्व करना है। अब आगे आते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स में भी हमारे पास दो बातें आ जाती हैं। एक तो है नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे कि पहले वाले की तरह ही, यानी कि रैशनल नंबर की तरह ही, जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है? डेसिमल के बाद जो वैल्यू है हमारे पास वो चलती जाती है, रुकती नहीं है किसी भी पॉइंट पर जाके। और नॉन रैकरिंग में, नॉन रैकरिंग के अंदर ये होता है कि वो रैकरिंग का बिल्कुल ऑपोजिट है। दैट मीन्स कि नॉन रैकरिंग के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो रिपीट नहीं होती। जिस तरह ये देखें, पाई की जो वैल्यू है 3.1415926 एंड सो ऑन, वो चलती जा रही है। तो इसमें कोई भी नंबर डेसिमल के बाद पेयर में या सिंगल इंडिविजुअल टर्म में वो रिपीट नहीं हो रहा हमारे पास। तो इसका नतीजा क्या है? ये पाई हमारे पास क्या आ गया? इरेशनल नंबर आ गया। और उसके बाद जो यूलर यानी कि ई जो है, उसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास है 2.718281 एंड सो ऑन चलती जा रही है, जिसका मीनिंग भी यही है कि वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि वो रुक नहीं रही, सो ऑन चलती जा रही है डेसिमल के बाद। और वो क्या है हमारे पास? नॉन रैकरिंग है, यानी कि डेसिमल के बाद जैसे 718281 है, वो रिपीट नहीं हो रही वैल्यूज़, ना ही पेयर में और ना ही इंडिविजुअल वैल्यूज़ टर्म जो है वो हमारे पास रिपीट नहीं हो रही। तो एज अ रिजल्ट जो ई हमारे पास है वो क्या है? इरेशनल नंबर है। ये इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्क्वायर रूट 2 की। तो वो भी इसी तरह से 4 1 4 2 1 3 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। वो भी क्या? नॉन रैकरिंग है, यानी कि वैल्यूज़ हमारे पास रिपीट नहीं हो रही, और उसी के साथ साथ वो सोन चलता जा रहा है, यानी कि वो क्या हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग है। और एज अ रिजल्ट वो क्या बनेगा? इरेशनल नंबर बनेगा। तो उम्मीद है आपको रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है इसकी समझ आ चुकी होगी। तो पहले पार्ट में हमारे पास है 2.353535, तो वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू जो है स्टॉप हो गई, आगे चलती नहीं जा रही ये वाली। तो ये एज अ रिजल्ट क्या होगा हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है वो क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। तो ये वाले क्वेश्चंस बेटा आपके पास ना एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से समझे। जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बातें बताई हैं, ये वाली इसका कॉन्सेप्ट बताया, इसको अच्छी तरह से समझे। अगर आपको नहीं समझ आई तो वो वीडियो प्लेबैक करें, रिपीट करके देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली क्या माजरा क्या है इसका, कि रैशनल इरेशनल किस बेसिस पे कहलाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आएगी। और अब ये जो है पार्ट 1 हमारे पास रैशनल नंबर आ गया, तो यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, और प्लस
इसकी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो है रैशनल नंबर किस बेसिस पर है, क्योंकि यहाँ पर उसने हमें कहा ही नहीं है क्वेश्चंस बनाने वाले ने कि ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, और ये भी बताओ कि किस बेसिस पर है, वाई, ये उसने रीज़न पूछा ही नहीं है हमसे, तो हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है बताने की। ठीक है, तो सिंपली रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर वो जिस भी बेसिस पे होगी, जिनके टर्मिनेटिंग, रैकरिंग, नॉन रैकरिंग, जिस भी बेसिस पर होगा हम उसे लिख देंगे एज इट इज़। ठीक है, अब आगे है मेरे पास 0.6। अब ये 6 के ऊपर बार है। बार का मीनिंग है कि ये जो है चलते जा रहे हैं आगे, ठीक है, रिपीट होते जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, यानी कि सेम वैल्यू रिपीट हो जाएगी, यानी कि ये असल में अगर इसको मैं ओपन करूं तो वो इस तरह से आएगा कि 0.66666 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, हमारे पास रैकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारे पास रैशनल ही कहलाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी इस आंसर की भी। अब आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास पार्ट 3। इसमें कहते हैं 2.236067 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो अब इसके अंदर ये क्या है हमारे पास, ये एक तो है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि आगे चलता जा रहा है, सो ऑन चलता जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, और प्लस एक और बात, ये क्या है हमारे पास नॉन रैकरिंग है, यानी कि वैल्यूज जो है पेयर में या इंडिविजुअल टर्म्स रिपीट नहीं हो रही हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है जी, अब आगे है हमारे पास स्क्वायर रूट 7। तो स्क्वायर रूट 7 को अगर मैं कैलसी पर सोल्व करूं तो स्क्वायर रूट 7 का मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.64575 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। तो ये भी मेरे पास क्या है, स्क्वायर रूट 7, ये एक तो है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस ये है हमारे पास नॉन रैकरिंग, तो नॉन रैकरिंग है तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। बेटा कैलसी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको अलाउ होता है मैट्रिक में और इंटरमीडिएट में, ठीक है, तो आप कैलसी इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए। उसके बाद है यूलर वैल्यू हमने बतानी है। तो यूलर की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो यूलर की वैल्यू मेरे पास होती है 2 पॉइंट, कैलसी पे आप सोल्व कर सकते हैं, 2.718281 एंड सो ऑन चलती जा रही है आगे। अब इसमें भी अगर मैं बात करूँ कि रैशनल है या इरेशनल है, तो सबसे पहले हम इस पर फोकस करेंगे ज़रा। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो है एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, इनकी वैल्यू चलती जा रही है, प्लस दूसरी बात ये है कि वो नॉन रैकरिंग है कि वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रही, हमारे पास सेम वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही। तो उस बेसिस पे हम इसको क्या कहेंगे, ये ई की वैल्यू जो भी हमारे पास वो है इरेशनल। ठीक है, अब आगे चलते हैं पाई की वैल्यू। तो पाई की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वो आ जाती है 3.141592 एंड सो ऑन चलती जा रही है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास ऑब्वियसली एक तो है नॉन रैकरिंग के वैल्यू जो है रिपीट नहीं हो रही हमारे पास, और दूसरी बात नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रही, रुक भी नहीं रही वैल्यूज डेसिमल के बाद, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, पार्ट 7। तो पार्ट 7 में हमें वैल्यू दी हुई है किसकी, 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 की। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है, ये देखिए आप, ठीक है, अगर मैं 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 को सोल्व करूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 8.3166 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो इसमें भी ऑब्वियसली हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं आगे नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि स्टॉप नहीं हो रहा, और दूसरी बात ये कि वो जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास नॉन रैकरिंग है। तो इस बेसिस पर हम इसको भी क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। अब आगे चलते हैं पार्ट 8 पर। पार्ट नंबर 8 है मेरे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। तो बेटा जब मैं इसको कैलकुलेटर पर सोल्व करूंगा ना कि स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13, तो मेरे पास आंसर आएगा 5.3376 एंड सो ऑन। तो इसको मैं ज़रा यहाँ पे लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 5.337 एंड सो ऑन। अब ये मेरे पास क्या है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि रुक नहीं रहा, दूसरी बात ये नॉन रैकरिंग है यानी कि जो वैल्यूज़ हैं वो सेम नहीं है पॉइंट के बाद। तो उन दोनों बेसिस पर ये क्या हो जाएगा, मेरे पास एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं 15/4। तो 15/4 को अगर मैं सोल्व करूँ तो उसकी वैल्यू मेरे पास आती है 3.75। अब इस पर गौर करें, वैल्यू जो हैं वो हमारे पास
जो हैं टर्मिनेटिंग है, यानी कि पॉइंट के पास स्टॉप हो रही हैं, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? रैशनल नंबर कहलाएगा। कि 15/4 हमारे पास क्या आ गया? रैशनल नंबर आ गया। अब आगे चलते हैं जी। आगे है लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 का, तो वो है कुछ पार्ट 10। अगर मैं इसको सोल्व करूँ 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो इसको इस तरह सोल्व करेंगे हम। पहले 2 को इसके साथ डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को इसके साथ 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 के साथ, फिर माइनस स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी उसको सोल्व करते हैं आगे। तो 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 और आगे आ गया 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। उसके बाद 2 2 ज़ार 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 एंड ऑन दिस साइड ये जब माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब ये प्लस का माइनस का आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। और इस साइड पे मेरे पास आ गया प्लस माइनस माइनस एंड स्क्वायर रूट 2 दोनों प्रोडक्ट में है, तो उनका जब हम प्रोडक्ट लेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में आ जाते हैं 4 माइनस ये देखें स्क्वायर रूट से हमारे पास कैंसिल हो गया, तो -2 आ गया। और 4 माइनस 2 को अगर मैं सोल्व करूंगा तो वो 2 आ गया। अब 2 हमारा फाइनल स्टेप है, यानी कि सोल्यूशन है। इसकी बेसिस पे डिसाइड होगा कि ये जो पार्ट 10 है, यानी कि 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, वो क्या है? वो हमारे पास रैशनल नंबर है या फिर इरैशनल नंबर है। तो अगर मैं इस पर फोकस करूँ 2 के ऊपर, तो जो मेरे पास इसका सोल्यूशन आता है, मेन फाइनल आंसर, वो होगा रैशनल। जस्ट बिकॉज कि एक तो ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, कि 2 जो है वो स्टॉप हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है जी बेटा, अब आपके 10 के 10 पार्ट क्लियर हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी कि हमने किस तरह सोल्व करने हैं इस 10 पार्ट्स को क्वेश्चन नंबर 1 के, जिसमें हमने बताना था कि कौन से रैशनल है और कौन से इरैशनल है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा ये अब आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो इस क्वेश्चन को ना कई टीचर्स ने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके बताया, तो मैं आपको बड़ा एक ईजी पैटर्न दूंगा। क्यों? क्योंकि ये वैसा ही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है जैसे आप पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, जैसे क्लास नंबर 8 में था, जैसे क्लास नंबर 6 में था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका उसी तरह से होने वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास नंबर्स हैं जो कि रैशनल इरैशनल वगैरह के फॉर्म में हैं, यानी कि हमारे पास एग्जैक्ट आंसर्स नहीं दिए गए कि वो जो आंसर है उनका यूज़ करते हुए हमने उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। बल्कि हमें एक सब हेडिंग दी हुई है, ठीक है। हमने उसे सोल्व करना है और फिर उसको हम नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे, ठीक है। अब पहले स्क्वायर रूट 2 को मैं सोल्व करता हूँ, फिर आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि जो नंबर लाइंस हैं उसको किस तरह ड्रा करना है हर एक क्वेश्चन के लिए। 6 क्वेश्चन है इसके टोटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के हर क्वेश्चन की नंबर लाइन एक सेम पैटर्न की बेस पे बन सकती है इजीली, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्क्वायर रूट 2 को मैं सोल्व करता हूँ, तो कैलकुलेटर पे अगर मैं लिखूँ स्क्वायर रूट 2 तो उसका मेरे पास आंसर आता है 1 ये सिमिलर है, ठीक है। यानी कि अब ये वाला साइन क्यों लगाया, इक्वल क्यों लगाया, तो सिमिलर का मतलब है कि थोड़ा बहुत रद्दोबदल हो सकता है, थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी हो सकती है, जिसकी वजह से एक वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 2 में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 किसके इक्वल है मेरे पास है 1.414 एंड सो ऑन। अब एग्जैक्ट अगर हम अमाउंट लें तो हम 1.4 हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रा कर ली है। अब इस तरह से आपने इसे सोल्व करना है, कोई फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। खुद आप क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करेंगे। अगर ये आता भी आपके बोर्ड एग्जाम में तो तकरीबन 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ही आएगा, ठीक है। कोई ऐसा सच कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है ये, और ना ही आपको करने की जरूरत है कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, ठीक है। इजी मेथड में क्वेश्चन सोल्व हो सकता है ये वाला। अब इस पे बात करते हैं 1.4 पर। तो नंबर लाइन ड्रा करनी है सबसे पहले, ठीक है, जिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि उसकी लोकेशन हम बताएंगे कि स्क्वायर रूट 2 जिसके सिमिलर है यानी कि 1.4 के, वो उसकी वैल्यू जो है किस वैल्यू के बिटवीन आती है, ठीक है। असल में हमने ये बताना है, ठीक है। अब जो आपके सारे के सारे क्वेश्चन हैं 6 के 6, इनकी वैल्यूज +5 और -5 के बिटवीन ही रहेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम करते हैं
कि हर वैल्यू को मैंने एक 11 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की थी सबसे पहले, ठीक है। और जो 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है यानी कि 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर हो गया। और एक जो सेंटीमीटर है वो 0 पे आएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, फिर इसी तरह माइनस में भी, यानी कि किसी नंबर तक का डिफरेंस, डैट मीन्स 0 से लेके -1 या फिर 0 से लेके +1 तक का डिस्टेंस जो है मेरे पास है, उसकी जो वैल्यू है, जो उसका कॉमन डिस्टेंस है मेरे पास, वो सेम होना चाहिए। जिस तरह अगर मैं 1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ तो एक नंबर लाइन के लिए एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन भी सेम मेथड से कर सकते हो, लेकिन चेंजिंग हो सकती है। बट मेन थिंग इज दैट कि जो डिस्टेंस है एक वैल्यू के दूसरी वैल्यू के दरमियान, वो सेम होना चाहिए। जैसे मैंने लिया है 1 सेंटीमीटर ईजीनेस के लिए, क्वेश्चन को जितना ज़्यादा ईजी हम सोल्व कर सकते हैं उतना ज़्यादा मैंने करने की कोशिश करनी है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ आए, ठीक है। तो अब इसको ड्रा करते हैं। 1.4 आ रहा है, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स, अच्छा अब ये आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह नंबर लाइन की, कि जो सेम डिस्टेंस होना चाहिए, जैसे 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये है, ठीक है। इस तरह से मैंने ये ड्रा कर लिया। अब मैंने इसमें 4 किया, बाकी क्वेश्चन मैंने 5 किए, ठीक है। ये मैंने ज़रा 10 सेंटीमीटर की लाइन लगाई थी, बाकी मैंने 11 की लगाए हैं। तो आप कोशिश करें 11 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करके, तो ईजिली कर सकते हैं। अगर आप अपना मेथड यूज़ करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, कोई जो है उसमें आपको कोई कह नहीं सकता कि क्वेश्चन गलत है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी बात करें 1.4 की, तो इसके अंदर हमारे पास ये 0 है, ठीक है। अच्छा अब सबसे पहले नोट करना है प्लस है या माइनस है। तो अगर प्लस है तो इस साइड पे 0 से राइट साइड पे जो है वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास होंगी प्लस में, और 0 से जो लेफ्ट साइड पे यानी कि इस तरफ होंगी वो वैल्यूज़ हमारे पास होंगी माइनस में। तो ये मेरे पास प्लस में है, तो मैं इसको निगलेक्ट करते हुए राइट साइड पर जाऊँगा, यानी कि प्लस वाली साइड पे, पॉजिटिव वाली साइड पे। तो इस साइड पे आते हुए ये आएगा अप्रॉक्स 1 और 2 के दरमियान, यानी कि 1.5 है ना, 1.5 है, 1.5 लगा लें, 1.5 से थोड़ा सा पीछे, यानी कि यहाँ पे 1.5 आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये आ रहा है मेरे पास 1.41। अब मैं एरो लगा के ऊपर लाइन लगा दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा √2, कि √2 जो है वो यहाँ पे आ रहा है। अब अच्छा, अब आपने जो है यहाँ पे ये नहीं लिखना कि 1.5 है या 1.4 है, ठीक है। आपने वो वैल्यू लिखनी है जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, यानी कि ये जो बुक के अंदर क्वेश्चन है ना, वो वाली वैल्यू लिखनी है। तो वो क्या है हमारे पास √2, तो √2 मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। और वो जिसके इक्वल है उसकी बेसिस पे हमें एक कनेक्शन मिल गया कि ये जो है इतना डिस्टेंस कवर करता है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की यानी कि √2 वाले पार्ट की आपको समझ आ चुकी होगी। बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह ही हैं, तो उसको सोल्व करते हैं। तो मेरे पास √3 यानी कि पार्ट 2, तो √3 जो है मेरे पास इक्वल होता है किसके, तो ये आ जाता है जनाब 1.73 सो ऑन के, ठीक है। अच्छा अब इससे हमारा कोई तल्लक नहीं है कि रैशनल है, इरैशनल है, रैकरिंग है, नॉन रैकरिंग है। हमने सिर्फ एक नंबर लेना है, उसकी बेस पे उसकी सिमिलरिटी को देखते हुए, यानी कि ये देखें ना √3 जो है सिमिलर है किसके 1.73 के। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे सिमिलर का साइन लगाना भूल गया हूँ, ये सिमिलर होगा, ठीक है। इक्वल नहीं लगाएंगे, सिमिलर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा अब ये 1.73 आ गया, यानी कि हमने जो है ये वैसे ही +1 और +2 के बिटवीन ही आएगा। ये प्लस है और ये माइनस है, दरमियान में जो है 0 आ गया, ठीक है। और ये मैंने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा है हर एक नंबर के बिटवीन। अब 1 ये +1 और +2 ये है, तो 1.7 है, यानी कि 1.5 से आगे आएगा। जहाँ पे ये था √2 उससे थोड़ा सा आगे आएगा, ये तकरीबन इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो इधर एरो लगा के आप ऊपर की तरफ देख लें कि √3 है ये, बस इतना सा काम है आपका। कोई कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी क्वेश्चन को। अब आगे ये वाला है, इसका ज़रा एक मेथड देखना है कि अब √2 वाले तो ईजिली हम कर सकते थे, लेकिन इसमें एक पैटर्न यूज़ होगा। वो पैटर्न क्या है कि जो है हमारे पास वैल्यू जो दी है 4 × 1/3, इसको सोल्व करने का मेथड क्या होगा, तो इसको हम इस तरह से सोल्व करेंगे कुछ कि सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लें 4 को 3 के साथ, ठीक है, कि जो ये नंबर है उसको नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसको प्लस कर लें ऊपर वाले के साथ। कि अगर मैं 4 को 3 के साथ, जो डिनोमिनेटर में 3 है, उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है 4 3 12 आ गया, ठीक है। और +1 यानी कि ऊपर प्लस है ना
सॉरी ऊपर 1 है ना, तो उसको मैंने क्या कहा है प्लस करेंगे, ठीक है। अब उसको प्लस किया, जो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आया, यानी कि वो 12 है, मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें +1 किया डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज आ गया नीचे वाला, ठीक है। अच्छा अब ये आ गया 3 हमारे पास। अब हम इसको प्लस करेंगे, ये इम्प्लाइज डैट 13/3। अब मैं 13/3 को अगर मैं कैलकुलेटर पे सोल्व करूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमने आगे ड्रा करनी है। अब आगे जो है सिमिलर का साइन लगा सकते हैं, आप अलग अलग स्टेप में भी कर सकते हैं। मैंने एक ही स्टेप में सारा कर लिया है, यानी कि एक ही लाइन में मैंने कर लिया है। आप चाहें तो अलग अलग स्टेप में भी कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं होगा। अब 13 को डिवाइड करेंगे 3 पर, तो ये सिमिलर किसके आएगा 4.3 बार के। बार मैंने क्यों लगाई कि 333 ये क्या है रैकरिंग आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब 4.3 आ रहा है तो प्लस में है, तो मैं 0 को इस साइड पे 0 की राइट साइड से देखूंगा, तो मेरे पास ये आ गया 4, और 4 के थोड़ा सा आगे ही 3 आ जाएगा, ठीक है, तकरीबन यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 1/3। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं एरो लगाकर, तो जो है वो ये वाली वैल्यू देते हैं जिसकी बेस पे उन्होंने ये ड्रा किया है एरो, उसकी बेस पे ही वही नंबर लिख देते हैं। जैसे ये आएगा ना नंबर 4.3 रैकरिंग में, ठीक है। बट इसको आपने निगलेक्ट करना है, ठीक है, ये सिर्फ आपका लाइन ड्रा करने के लिए ही होगा। बट जो एक्चुअल नंबर यूज़ होगा यहाँ पर वो ये है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ, जो बुक में है, ठीक है। तो इसकी बेसिस पे 4 1/3 आ गया यहाँ पर, और वो 4 और 5 के बिटवीन आ गया, 4 के थोड़ा सा आगे बस, ठीक है। तो अब हमारे ये तीनों पार्ट हो चुके हैं, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड भी। अब आगे चलते हैं पार्ट नंबर जी। तो आगे है मेरे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में है -2 × 1/7। तो इसका भी वही पैटर्न यूज़ होगा, जिसमें मैं सबसे पहले 2 को यानी कि -2 को मल्टीप्लाई कर लूँगा 7 के साथ। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -14, एंड -14 में मैं करूँगा +1/7 एज इट इज़, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम कि -14 + 1 यानी कि 14 में से अगर हम 1 निकालेंगे तो बाकी कितने रह जाएंगे हमारे पास 13, बट साइन विल बी ऑफ नेगेटिव, ठीक है। हमारे पास जो साइन यूज़ होगा वो क्या होगा नेगेटिव यूज़ होगा, और नीचे आ जाएगा 7। अब मैं आगे डिवाइड कर दूंगा 13 को 7 के साथ, और वो आंसर जो होगा मैं माइनस में उसे आगे यूटिलाइज करूँगा, ठीक है। तो 13 को जब हमने डिवाइड किया 7 पर तो आंसर आ जाएगा, सिमिलरिटी आएगी हमारे पास -1.86 एंड सो ऑन कह लो, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास हम 1.86 को लेकर चलेंगे। अब ये माइनस में है तो 0 से लेफ्ट साइड पे चलेंगे, ठीक है। 0 से लेफ्ट साइड पे हम जब जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास -1 और -2 के बिटवीन आएगा, बट -2 से थोड़ा सा पीछे आएगा क्योंकि ये 1.5 से बड़ा है, -1.5 से क्या है लार्जर है ये, तो ये -2 के थोड़ा सा बियॉन्ड आएगा, यानी कि पीछे आएगा, तो तकरीबन इधर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये सेम वैल्यू जो हमारे पास क्वेश्चन में थी, बुक वाले क्वेश्चन में, ठीक है। ये नहीं कि हम ये लिखेंगे -1.86 ऑन, ठीक है, हम ये नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे -2 1/7, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास वैल्यू दी हुई है 5/8 की। तो 5/8 को जब मैं कैलसी पर सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 0.625। तो 0.625 जो है मेरे पास कहाँ आ गया, ये 0 के आगे प्लस में है, 0 के आगे तो तकरीबन हाफ से आ गया ये, ठीक है, क्योंकि 0.5 से बड़ा है, तो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 5/8, ठीक है। इसकी भी नंबर लाइन हो गई। अच्छा मैं सेम ही नंबर लाइन यूज़ कर रहा हूँ, 11 सेंटीमीटर की नंबर लाइन है मेरी टोटल, और दूसरी बात जो हर एक नंबर के दरमियान का डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। यानी कि सेम मेथड को लेकर मैं चल रहा हूँ आपके क्वेश्चन नंबर 2 को मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन बनाने में, ठीक है, ताकि कोई मुश्किल ना आए किसी को भी। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू दी हुई है 2/3/4। तो इसमें भी पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ, जो कि है 8 के इक्वल। 2 × 4 = 8 + 3 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब 8 + 3 करेंगे तो 8 + 3 हमारे पास आ जाएगा किसके इक्वल, 11 के इक्वल, 11/4। अब मैं 11 को डिवाइड करूँगा 4 पर तो डेसिमल में मेरा आंसर आएगा जी 2.75 के इक्वल, ठीक है, 2.75।
अब 2.75 को मैंने नंबर लाइन पर ड्रा करना है। नंबर लाइन पर ड्रा करने के लिए पहले मैं देखूंगा प्लस है या माइनस है, तो वो ऑब्वियसली प्लस है, तो प्लस है तो वो राइट साइड पे आ जाएगा 0 की। अब ये 2 के बाद है और 2 और 3 के दिन बिटवीन आएगा, तो तकरीबन 3 से थोड़ा सा पीछे, क्योंकि ये 2.5 से बड़ा है, ठीक है। 50% से ज़्यादा लाइन ये आगे आएगा, ठीक है। अब ये एरो आ गया और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, क्वेश्चन लिख दूंगा 2 × 3/4, दैट इज 2 × 3/4, ये लेंगे। अब आपके नंबर लाइन वाले क्वेश्चंस भी जो हैं सोल्व हो चुके हैं बहुत ही इजी पैटर्न के साथ। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अच्छा जी बेटा, मेरे पास आगे है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p over q where p and q are integers and q not equal to 0। यानी कि अब हमें इस तरह से वैल्यूज दी जाएंगी जिनको हमने सोल्व किया था, यानी कि हमने उसका एक फ्रैक्शन में चेंज करना है हमने उसे, ठीक है। p over q जैसी फ्रैक्शन बनानी है, यानी कि p over q से मुराद दो वेरिएबल्स हैं जिनमें p की वैल्यू और q की वैल्यू जो है इंटीजर होगी। इंटीजर मीनिंग दैट के जो वैल्यूज़ हैं वो प्लस भी हो सकती हैं माइनस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन क्या है, q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q की जो हमारे पास वैल्यू आए वो 0 कभी भी ना हो, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 अगर आता है तो हमारा जो आंसर है वो अनडिफाइंड है, ठीक है। सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं हुआ हमसे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं जी विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो 0.4 पे ऊपर बार है, बार मीन्स कि जो 4 है वो 0 के बाद रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। अब हम इसको x के इक्वल लेट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, अब क्यों किया x के इक्वल लेट वो आपको इंशाल्लाह बाद में बताता हूँ अभी, ठीक है। 0.4 बार। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेते हैं 0.4 जो है रिपीट हो रहा है 4 4 4, 4-5 दफ़ा रिपीट करके फिर आगे डॉट्स लगा दें, जिसका मीनिंग है कि 0.444 आगे चलता जा रहा है इसी सीक्वेंस में, यानी कि पॉइंट के आगे भी जो है जो हमने नहीं भी लिखा वो 444 ही है, ठीक है, और कोई वैल्यू नहीं है। अब x आ गया, ठीक है। अब दूसरी बात, अब हमने इस इक्वेशन को लेट करना है 1 के, ठीक है, कि लेट इक्वेशन 1 है और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ, 10 के साथ। वाई विद 10, 10 के साथ ही क्यों करना है सर, तो 10 के साथ इसलिए करना है क्योंकि अब इसकी एक मैं आपको निशानी बताने लगूँ कि पॉइंट जहाँ पे आ रहा है उसको आप 1 के को लेट कर लो, ठीक है। अब पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू है, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इस इक्वेशन की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये जो पहले दो हमारे स्टेप्स है ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसमें जो 0.4 के ऊपर बार यानी कि पॉइंट के बाद यानी कि 1 के बाद हमारे पास एक डिजिट आ रहा है तो हम एक 0 लगाएंगे, एंड दैट्स वाई वी मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन नंबर 1 विद 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड्स से मुराद x के साथ भी 10 आ जाएगा और यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, ठीक है। करते हैं, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी कि हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया। अब मल्टीप्लाई विद 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब हमने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ ऑन बोथ साइड्स, तो इधर आ गया 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.444 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसको अगर मैं सोल्व करूं तो मेरे पास आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 4. लेट मी चेक फर्स्ट। अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई करता हूँ 0.4444 के साथ तो आंसर क्या आता है मेरे पास, हाँ जी 4, यानी कि जो रिपीट हो रहा है वही 10 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 0 की जगह पे आ जाएगा, जैसे 4.4444 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, एक ये मल्टीप्लाई करने से पहले एंड ये मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है बाय इक्वेशन 1 ये वाली एंड इक्वेशन 2 को हमने क्या किया, सबट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। अब इसको माइनस किस तरह से करेंगे, जो बड़ी वैल्यूज हैं वो पहले और जो छोटी वैल्यूज हैं वो बाद में, जैसे 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.444 एंड सो ऑन माइनस 0.444 एंड सो ऑन। अब 10x में से 1x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा हमारे पास, और इसमें से 4.444 में से हम माइनस करेंगे 0.444 को तो हमारे पास आ जाएगा
सिंपली 4। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू 4/9, ठीक है। अब 4/9 वो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन, जिसको अगर हम 4/9 में करता हूँ तो ये देखें बेटा, मैंने 4/9 किया तो मेरे पास क्या आ गया 0.444, यानी कि इसके ऊपर बार आ गई, तो हमारे पास क्वेश्चन बन गया, ठीक है, 0.44, और वो किसके इक्वल है 4/9 के, यानी कि 4/9 वो रैशनल एक्सप्रेशन है जिसको जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हमारा आंसर आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 पर। पार्ट 2 है 0.37 बार। तो 37 बार मीन्स कि 0.373737 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। x इज इक्वल टू 0.373737 एंड सो ऑन चलता जा रहा है आगे, ठीक है। ये क्या होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब मैंने आपको पहले क्या बात समझाई थी इस क्वेश्चन में कि पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ हैं उसने 0 आ जाएंगे। जैसे एक पॉइंट का आ गया 1 एंड आफ्टर पॉइंट देयर आर 2 वैल्यूज़ लाइक 3 एंड 7, तो हम किससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। क्यों, ये देखें 1 0 एंड 0, इसका बन गया 100, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसके साथ, इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, विद 100, नॉट विद 10 दिस टाइम, ठीक है। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी कब 10 से मल्टीप्लाई करना है और कब हमने 100 के साथ उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो यहाँ पे आ गया 100x, ठीक है, और यहाँ पर आ गया मेरे पास 37.3737 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो बाय तो इसको जो मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या आ गया, 100x में से मैं माइनस करूँगा x को, 100x माइनस x इज इक्वल टू 0.3737 एंड सो ऑन माइनस 0.3737 एंड 37, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया 99x आ गया, 99x इज इक्वल टू क्या आ गया 37 आ गया, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 37/99, तो अगर मैं 37/99 को सोल्व करूँ तो मेरे पास आएगा 0.373737, यानी कि x की वैल्यू जो आ गई मेरे पास 37/99 वो क्या है, ठीक है, ठीक है। तो बेटा आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, 0.21 है, यानी कि इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 0.212121, 2 से 3 मरतबा लिख लें एंड सो ऑन चलता जा रहा है आगे। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, 100 के साथ, तो मल्टीप्लाई विद 100, सो आई गेट 100x इज इक्वल टू 21.2121 एंड सो ऑन चलता जा रहा है आगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, बाय सब्ट्रैक्टिंग, तो जब इसे हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 21.21.21 सो ऑन चलता जा रहा है आगे, माइनस 0.2121 एंड सो ऑन आगे चलता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 99x इज इक्वल टू 21, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 21/99, तो x की वैल्यू होगी, यानी कि हम 21/99 को जब डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.212121, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में है नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो बेसिकली हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में हमने प्रॉपर्टीज के सिंपली नेम बताने हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मेरे पास कौन सा आ जाता है, a + 4 + b इज इक्वल टू a + 4 + b। तो पार्ट नंबर 1 जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का, उसको सोल्व करने के लिए आपको आना पड़ेगा पेज नंबर 7 पर, यानी कि अगर आप प्रॉपर्टीज याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, जो कि है हमारे पास हमने बेसिकली फाइंड क्या करनी है, ये वाली प्रॉपर्टी कि a + 4 + b इज इक्वल टू a + 4 + b। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बस उसका नेम लिखना है हमने, ठीक है। बस ये हमारा आंसर है। तो ये भी हमारे पास कॉन्सेप्ट के लिए है, MCQs के लिए है, ठीक है। तो अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूँ तो आप एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे प्लस यूज हो रहा है ना, तो एडिशन में से कोई होगी हमारे पास प्लस वाली होगी ये प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वो हमने ढूंढने, उसका नाम लिख देना है बस, ठीक है। अब अगर आप ये देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, किसकी, एडिटिव प्रॉपर्टीज में एसोसिएटिव थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। तो हमारे पास सेम वही प्रॉपर्टी है जिस तरह एग्जांपल में आगे आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, ठीक है।
सोल्यूशन में हमने नहीं जाना, हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का, यानी कि हमें ये इस फॉर्मेट में एग्जांपल के तौर पे जो है हमें वैल्यूज़ डाल के आंसर एक दिया होगा, हमने सिर्फ उसका नाम बताना है कि ये मैथमेटिक्स की टर्म में, रियल नंबर्स की टर्म में कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब ये मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी बनी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बट मैं ऐसे ही नहीं लिख दूंगा कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे WRT, ठीक है। और फिर हम लिख देंगे आगे एडिटिव, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, यानी कि ये हमें पता चल गया एसोसिएटिव है। तो ये आ गया मेरे पास एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि WRT विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, एडिटिव प्रॉपर्टीज की रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब आगे आ जाएगा एडिटिव प्रॉपर्टीज, ये जी बेटा। अब हमारा पार्ट 1 जो है वो क्लियर हो चुका है, सिर्फ इतना सा आंसर है, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है कि वो क्यों है, तो वो इस तरह से है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है बाकी आगे पार्ट करने हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल मेरे पास है √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2। अब ये भी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी में ही आएगी। अब वो कौन सी आती है, तो वो आ जाएगी मेरे पास ये वाली बेटा, कि मेरे पास स्क्वायर रूट में वैल्यू दी है, हमें जो है हमें यहाँ पे वेरिएबल्स दिए हुए हैं a + b = b + a, ठीक है। और ये क्या है, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसकी, एडिटिव की। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉमोटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव प्रॉपर्टी। ये ले, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जो क्या है मेरे पास x - x = 0। अब इसको हम देखते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम इस पे गौर करें, जो है मेरे पास इनवर्स की प्रॉपर्टी, कौन सी बेटा, एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर इनवर्स की प्रॉपर्टी, तो उसमें आ जाता है a + -a, यानी कि a और a दोनों a की वैल्यू कंसीडर की जाएंगे, ठीक है। दोनों a की जो है हमारे पास वेरिएबल हैं, ठीक है। अब वो क्या है, माइनस हो रहे हैं, ठीक है, माइनस करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। तो हमारे पास क्या है ये बेटा, यहाँ पे x - x = 0। तो ये क्या आ गई, इनवर्स की प्रॉपर्टी आ गई, किसकी बेसिस पे, सॉरी किसके रिस्पेक्टिव, एडिटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्टिव में, ठीक है। तो आंसर किस तरह लिखेंगे, आंसर में हम लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स, ये लें जी, ठीक है। अब हमारे 3 पार्ट जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। आगे हम चलते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ जी। तो बेटा आगे मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4, जिसमें है a × b + c = ab + ac। तो अगर मैं पेज नंबर 7 पे गौर करूँ, तो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है वो यही तो है, a × b + c = ab + ac, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यही एग्जैक्ट नाम हमारे क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा। बस इतना सा हमारा सोल्यूशन है। ये लें जी बेटा, मैंने इसका पूरा नाम लिख लिया, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ट्राई करें, इसका पूरा नाम ही लिखें, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें 16 + 0 = 16। तो अगर मैं एडिशन प्रॉपर्टी की तरफ फोकस करूं, तो यहाँ पे मेरे पास आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो a + 0 = a, यहाँ फिर 0 + a वो भी किसके इक्वल है, हमारे पास a के इक्वल है, ठीक है। तो यही तो बात हो रही है। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी होता है जिसमें दो वैल्यू जो है एक दूसरे को जानती हों, ठीक है, एक दूसरे के बराबर हों, सेम हो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास यही तो बात हो रही है। हमने जब पहले एडिशन से पहले भी 16 था, एडिशन के बाद भी 16 है, देयर इज नो चेंज। तो ये क्या है, हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। ये नहीं बेटा, बस इतना सा आंसर है, एडिटिव आइडेंटिटी। और उसके बाद है हमारे पास पार्ट 6, 100 × 1 = 100। तो ये मेरे पास आ जाएगा ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब उसमें प्लस था तो वो एडिशन में आ रही थी, अब इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, लेकिन आंसर क्या है, फिर भी आइडेंटिटी है एक दूसरे के, फिर भी एक दूसरे के क्या है, सेम है, ठीक है। तो उस बेसिस पे क्या हो गया, a × 1 = a। तो ये क्या हो गया,
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन साथ साथ क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कोशिश करें कि वीडियो को प्लेबैक करके और आंसर को अच्छी तरह से समझें। अब आगे है जी बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7। तो पार्ट 7 में है 4 × 5 × 8 = 4 × 5 × 8। तो ये मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आएगी। अब वो कौन सी है वो देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये वाली, ठीक है, यानी कि आप एग्जाम्पल में गो थ्रू कर सकते हैं। यही हमारे पास सेम है बट वैल्यूज चेंज है, ठीक है। तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ नाम से हमारा गर्ज है तो हम नाम ही लिखेंगे, यानी कि एसोसिएटिव। लेकिन वो कौन सी होगी? एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। अच्छा जी बेटा, मैंने पार्ट 7 के अंदर ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। और आगे चलते हैं पार्ट 8 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें AB = B है। तो ये आपने फिजिक्स में भी वैसे पढ़ा होगा कि ये क्या कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि AB = BA, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव की कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कॉमोटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो अब हमारे जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के 8 पार्ट्स क्लियर हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 को प्रोसीड करते हैं जी। तो बेटा आगे मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें भी सेम स्टेटमेंट है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है कि -3 < -1 इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाइज दैट का साइन है यहाँ पे, और ये इनइक्वालिटी इसमें यूज़ होंगी, जैसे कि ये है लेस देन, ये है हमारे पास ग्रेटर देन, ये है लेस देन इक्वल टू, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर आगे जो जो यूज़ होता जाएगा वो मैं आपको बताता जाऊँगा किसको क्या कहते हैं, कि क्यों यूज़ होता है ये, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये हमारे पास वैसे एक 2 स्टेप है, ठीक है, ये असल में 2 स्टेप है। इसका मतलब है 2 स्टेप, जिस तरह हम अलग अलग लाइन में लिखते हैं ना, लेकिन अगर हम उसे एक ही लाइन में अगर सारा हम उसको ख़त्म करना चाहें सोल्यूशन, या फिर उसको एक ही लाइन में सोल्व करना चाहें, तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, जो कि है इम्प्लाइज दैट, ठीक है। अब ये फर्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूँ तो -3 < -1 है। अच्छा जी, उसके बाद हमें दूसरी इम्प्लाइज दैट के बाद बात की गई है कि 0 जो है वो लेस देन है 2 से। अब हमने जो है ये बेसिकली नेम द प्रॉपर्टी करनी है। तो नेम द प्रॉपर्टी के लिए हम जाएंगे पिछले पेजेस पर, जो कि मेरे पास है पेज नंबर 8। तो पेज नंबर 8 के अंदर मैं इक्वालिटी वाली जो प्रॉपर्टी यानी कि फर्स्ट वाली उनकी बात करूँगा। तो इसमें मेरे पास एडिटिव प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, कि एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर मैंने ये देखें कि A और B क्या इक्वल आ रहे हैं, लेकिन कब आएंगे जब मैंने C और ये यहाँ पे भी C जो है इसके अंदर ऐड किया, ठीक है। तो अगर इस स्टेप के अंदर अब ये देखिए बेटा कि ये जो पार्ट 1 था मैंने यहाँ पे लिख लिया एडिटिव प्रॉपर्टी, लेकिन मैंने यहाँ पे रीज़न भी आपको बताना समझाने के लिए, ताकि मैं आपको अपना बेस्ट दे सकूँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपके माइंड्स के अंदर। अब आपने जो सोल्यूशन वगैरह रेडी करना है, यानी कि जो अपने नोट्स में नोट करना है आपने, वो सिर्फ यहाँ तक होगा एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा ये है कि नेम द प्रॉपर्टी। उसने कुछ नहीं कहा कि क्यों है, कैसे है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो हम भी किसी चीज़ पे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ पे हम फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ हम एडिटिव प्रॉपर्टी लिख देंगे। लेकिन मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ कि एडिटिव प्रॉपर्टी ये कैसे है, ठीक है तो यहाँ पे ये देखें ये वाला है बेटा, जिसमें हमने C को ऐड किया, इसमें लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, फिर A B के इक्वल आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर भी हम एडिटिव प्रॉपर्टी बनाने के लिए हम, अगर मैं आपको रीज़न दूँ इसका, तो हम +3 को ऐड करेंगे दोनों साइड्स पर। क्या? +3 को ऐड करेंगे हम, जैसे -3 है, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास -3 है, और फिर आया +3, और इस साइड पे अगर मैं दूसरी वैल्यू की बात करूँ -1, तो -1 भी मैं ऐड कर देता हूँ +1 को, तो वो मेरे पास आ जाएगा क्या, इम्प्लाइज दैट -3 + 3 कैंसिल, 0 आ गया, सॉरी यहाँ पे 3 आता है, यानी कि -1 + 3। तो -1 + 3 अगर मैं करूँगा तो वो मेरे पास 2 आ जाता है, ठीक है। तो वो 2, ये 0 और ये 2 मेरे पास इक्वल आ गए। तो यही तो मैंने बताना था, जो साइंस यहाँ पे यूज़ हुआ लेस देन का, वो एज इट इज़ आ गया, और वैल्यू जो हमारे पास क्लियर आ गई। तो इस बेसिस पर ये बेटा क्या हो जाती है, एडिटिव प्रॉपर्टी हो जाती है मेरे पास। उम्मीद है आपको पार्ट 1 की समझ आ चुकी होगी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 के ऊपर।
जी तो बेटा अब आगे मेरे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड। पार्ट 2 के अंदर वो कहता है इफ़ a लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या बताएंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो उसके लिए हम चलेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टीज पर। ऑर्डर प्रॉपर्टी की जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है इट इज रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है, कि रेसिप्रोकल है ना, ये रेसिप्रोकल कहते हैं कि जो किसी भी चीज़ को जब हम ऊपर कर देते हैं या नीचे कर देते हैं इस तरह से, जैसे अगर a था तो हमने कर दिया इम्प्लाइज डेट, हमने किसको कन्वर्ट कर दिया 1/a में। ठीक है, कि नीचे 1 था ना, हम 1 को ऊपर लिया है और a को क्या है नीचे लिया है। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम अरेंजमेंट करते हैं, इनका इस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में, तो वो कहलाता है हमारे पास बेटा रेसिप्रोकल। ठीक है, अब ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ही तो है। ठीक है, कि a लेस देन b से, तो फिर क्या हो गया, और फिर क्या हुआ 1/a ग्रेटर देन हो गया 1/b के। तो वो मेरे पास फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी की, ऑर्डर वाली प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये क्या है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, और इसके साथ साथ मेरा ये वाला पार्ट 2 क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 है इफ़ a लेस देन b देन a प्लस c लेस देन b प्लस c। तो ये इसमें एडिशन यूज़ हो रहा है, प्लस का सिंबल यूज़ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे एडिशन में इसको ढूंढेंगे, यानी कि एडिटिव प्रॉपर्टी में जो कि है ये वाली, ये देखें, ये एडिटिव प्रॉपर्टी की ऑर्डर प्रॉपर्टी वालों की एडिटिव प्रॉपर्टी में मेरे पास ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी है कि a लेस देन b देन a प्लस c लेस देन b प्लस c। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ये क्या है मेरे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। बस इतना सा आंसर है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 4 की तरफ। इफ़ AC लेस देन BC एंड C ग्रेटर देन 0 देन A लेस देन B। तो ये जो प्रॉपर्टी है इतनी बड़ी सी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़। अब ये किससे हमें पता चलेगा कि कब ग्रेटर हो कब जो है वो लेस देन हो, A B और C जो 0 के साथ है उसका रिलेशन, तो वो हमें पता चलेगा ऑर्डर पेयर की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में, जो कि मेरे पास ये वाली है सेकंड वाली। ठीक है, तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी सेम एज इट इज़ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये मेरे पास क्या हो गई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो गई। ये मैंने लिखे यहाँ पे, ये है मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब आगे है जी बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5, जिसमें वैल्यू हमें दी गई है इफ़ AC लेस देन BC एंड C लेस देन 0 देन A ग्रेटर देन B। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये बेसिकली हमारे पास ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की थर्ड वैल्यू है ये वाली। ठीक है, तो ये सेम एज इट इज़ हमसे पूछी गई है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। बस इतना सा आंसर है इसका। पार्ट नंबर 6 है मेरे पास आइदर A ग्रेटर देन B और A इज इक्वल टू B और A लेस देन B। तो ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी ही ये है, जिसमें A B का इस तरह से रिलेशन है कि वो 3 तरह से आपस में मिल रहे हैं, यानी कि इक्वल भी हैं, लेस देन भी है और ग्रेटर देन भी हैं। ठीक है, तो ये वाली आ गई। ठीक है, ये जिसका नेम है ट्राइकोमोटी प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसमें ये देखें आप फोकस करने का ज़रा, तो A इज इक्वल टू B और A ग्रेटर देन B और A लेस देन B। तो यही तो हमारा लास्ट पार्ट है, यही हमें क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया है, तो हमने सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बता दिया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी तो बेटा आगे मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारा इस वीडियो का और हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें कहता है फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब हमें 3 पार्ट्स के दिए हुए हैं, हमने तीनों पार्ट्स के लिए, यानी कि हर एक इंडिविजुअल पार्ट के लिए हमने 2-2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है रैशनल नंबर, जो कि 1/3 और 1/4, इसी तरह 3 and 4, इसी तरह 3/5 एंड 4/5 के बिटवीन लाई करती हो। ठीक है, तो अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, जिसमें मेरे पास आ गया 1/3 एंड 1/4। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे ईजीएस्ट मेथड यही है जो मैं इस वीडियो में करवाने जा रहा हूं, और इस वीडियो को यानी कि इस क्वेश्चन को इस वीडियो से वॉच करने के बाद आपका भी इंशाल्लाह यही पर्सपेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। 1/3 एंड 1/4 के बिटवीन हमने
टू रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आ जाएगा 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। हमने जो पहले वाला रैशनल नंबर फाइंड करना है वो हम 1/3 और 1/4 दोनों को यूटिलाइज करते हुए फाइंड करेंगे, और फिर जब अगला फाइंड करेंगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ वो किस बेसिस पे हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब 1/3 प्लस 1/4 इसको डिवाइड करना है आपने 2 से। ये मेथड इन सब सवालों के लिए सेम ही रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ है ना जिनको हमने एडिशन किया है। ये वो ऑपरेशन है जो यहाँ पे एक्सिस्ट नहीं करता था हमारे क्वेश्चन के अंदर, बट हमने खुद से ऐड किया है, तो हम उसकी मिडन वैल्यू फाइंड करने के लिए उसे 2 पर डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2 आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर जो मेन बात है वो होगी कि 1/3 प्लस 1/4 का सोल्यूशन कैसे पॉसिबल होगा। इसको हम सिंपली ऐसे तो ना करेंगे कि 1 में 1 प्लस कर देंगे, 3 में 4 प्लस कर देंगे। हम इस तरह से इसको सोल्व बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, जो कि मैथ के अकॉर्डिंग बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। तो एक्चुअल जो इसका फॉर्मेट है करने का वो क्या है, बहुत से मेथड है, एलसीएम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, और भी मेथड्स हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग सबसे ईजीएस्ट मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हम क्या करेंगे, जो आमने सामने वैल्यूज़ हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और जो ये नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर की वो भी मल्टीप्लाई होगी। कैसे? तो देखें जी, ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, कि 1 × 4 प्लस, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बस ये 1 भी लिख रहा हूँ साथ, ठीक है। आप डायरेक्ट भी खाली 4 + 3 भी लिख सकते हैं। अब ये 1 जो है मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो आ गया 1 × 3, और उसके बाद बेटा हम नीचे वाली वैल्यू इनके 3 और 4 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 4 = 12 आ गया मेरे पास। और नीचे एज इट इज़ जो 2 डिवीजन में था वो यहाँ पर भी वो डिवाइड में आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब आगे करेंगे 4 + 3 डिवाइडेड बाय 12, एंड जो होल फ्रैक्शन है वो क्या है, 2 है मेरे पास। उसके बाद जो बाद में आ गई बात कि 4 + 3 को अगर हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 7/12, और ये जो 2 आ रहा है मेरे पास इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 2। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन ही है ना एक, कि ये डिवाइड है, ठीक है, जो फ्रैक्शन है। अब इसको अगर मैं ऐसे सिंबल के साथ लिखना चाहूँ डिवाइड के, तो वो भी ईजिली पॉसिबल है, इसमें भी कोई मिस्टेक वगैरह नहीं है, ठीक है। अब मैंने ऐसे लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूँ तो आई थिंक सो डैड आपको पता ही होगा कि हम इसको रेसिप्रोकल इसका हम लेते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है, मैंने अभी पिछले पार्ट में बताया इसी वीडियो के, कि 7/12 जो है आ गया, और उसके बाद जो डिवाइड है उसको मैंने मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाकर मैं मल्टीप्लाई 2 नहीं लिखूंगा, बल्कि इसका रेसिप्रोकल लूँगा, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ है, ऑपरेशन की यहाँ पे चेंजिंग हुई है, तो वो जो हमारी एक्सप्रेशन होगी उस पर भी एक इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो वो इफेक्ट क्या होगा, ये 2 रेसिप्रोकल में आ जाएगा, दैट इज 1/2, ठीक है। ये नीचे 1 था ना, यहाँ पे ये ऊपर चला गया 1 और 2 नीचे आ गया, इसी स्टेप को तो कहते हैं रेसिप्रोकल। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया है। अब यहाँ तक उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अगर नहीं किसी को समझ आई तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से इजीली पूछ सकता है, इंशाल्लाह मैं अपना बेस्ट दूंगा कि मैं आपके कमेंट्स का आंसर दे सकूँ, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम सिंपली 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, कि 7 × 1 = 7, एंड 12 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, दैट इज़ 24। तो मेरा एक आंसर आ जाएगा, यानी कि एक रैशनल नंबर मैंने फाइंड कर लिया। अब दूसरा रहता है 7/24। तो बेटा जी ये मेरे पास एक आंसर आ चुका है। अब इसकी बेसिस पे और 1/4 सेकंड वाला जो मेरे पास रैशनल नंबर है, यानी कि जो एंड वाला रैशनल नंबर था मेरे पास है, ठीक है, एंड लिमिट जो दी गई थी हमें, उसको यूज़ करते हुए मैं एक अपना लास्ट जो है रैशनल नंबर फाइंड कर लूँगा, इनके सेकंड रैशनल नंबर मैं फाइंड कर लूँगा। अब आगे देखें जी बेटा, मेरे पास आ गया 7/24 जो कि मैंने अभी रैशनल नंबर फाइंड किया है, और उसको मैंने ऐड करना है 1/4 के साथ। अब मैं जो 1/3 था उसको निगलेक्ट कर दूंगा, क्यों? क्योंकि उसकी बेसिस पे मैंने एक वैल्यू फाइंड कर ली है। अब दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे एक नई वैल्यू चाहिए, ताकि आंसर जो है चेंज है, थोड़ा सा बढ़ के है, थोड़ा सा आगे है, ठीक है। तो 7/24 जो है उसको मैंने ऐड करना है अब लास्ट वाले डिजिट के साथ, जो कि है 1/4। अब इसका मैं जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, और उसके साथ साथ उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा, डिवाइड बाय 2, ठीक है, क्योंकि हम ऐड कर चुके हैं नंबर्स को। अब इसकी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो सबसे पहले मैं 7 को मल्टीप्लाई करूंगा जी 7 को जो मैंने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो मेरा आंसर आ गया 7 × 4 = 28, प्लस ये 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 24 के साथ, तो
24 1 आर 24, ठीक है। और नीचे आ गया मेरे पास 24 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 के साथ, तो मेरा आंसर आ जाएगा जी 96। अब डिवाइडेड बाय 2 मैं यहाँ से लिख लेता हूँ जैसे पहले स्टेप में किया है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ गया कि मैं इसको ऐड करूँगा, किसको, 28 को और 24 को। तो उसको ऐड करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा 52/96। अब मैं 52 को डिवाइड करूँगा 96 के साथ, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी, ये देखें आप कैलकुलेटर पर इजीली आप यूज़ कर सकते हैं कि 52 डिवाइडेड बाय 96, तो मेरे पास फ्रैक्शन में आंसर आ गया एग्जैक्ट 13/24। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 13/24, ये बेसिकली 4 के टेबल डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो अब ये डिवाइड था, इसको मैं चेंज करूँगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई 1/2 आ गया मेरे पास। अब 13 एज इट इज, यानी कि 13 1 आर 13 एंड 24 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ, तो 24 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 48, ठीक है। अब मेरे पास ये सेकंड एंड लास्ट आंसर आ गया, यानी कि मैंने दोनों की दोनों जो है रैशनल फ्रैक्शंस फाइंड कर ली। अगर मैं सब आंसर लिखूँ इसके लिए तो वो आ जाएगा 7/24 एंड 13/48। तो इसी के साथ साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब अगले पार्ट्स भी दो इसी तरह ही हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम उनको स्टार्ट करते हैं जी। तो बेटा जी ये वाला पार्ट भी मेरा उसी तरह से ही होगा कि 3 और 4 है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं 3 + 4 डिवाइड कर दूंगा उसे 2 के साथ, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 3 + 4 = 7, 7/2 मेरा आंसर आ गया 1, ठीक है। अब 7/2 को मैंने यूज़ करना है 4 के साथ, ठीक है। अब ये गौर कीजिएगा यहाँ पे 7/2 जो है मेरे पास रैशनल नंबर जो मैंने अभी फाइंड किया है वो फ्रैक्शन में है, बट 4 जो है यहाँ पर मेरे पास फ्रैक्शन के अंदर नहीं दिया हुआ, तो मैं उसकी अपने से फ्रैक्शन बनाऊंगा। जब मैं एडिशन वाला स्टेप करूँगा ना, उसमें मैं अपने से स्टेप बनाऊंगा, उसमें मैं अपने से फ्रैक्शन बनाऊंगा, जिसमें मैं 4 तो ऊपर ही रखूँगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा नीचे 1, ठीक है, 4/1, जो कि मैं ऑब्वियसली लिख सकता हूँ कि हमें भी पता है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन हम जब उसको यूज़ करना चाहेंगे तब हम यूज़ कर सकते हैं, बट वो हमारे उस वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं ऐड करता, ठीक है, इसलिए हम यूजुअली उसे नहीं लिखते। अब इसके बाद 7/2 आ गया प्लस 4/1 आ गया, और इसको मैं ऑब्वियसली डिवाइड कर दूंगा किस पे, 2 के ऊपर, ठीक है, क्योंकि दो वैल्यू जो है ऐड की जा रही हैं, अपने से एक ऑपरेशन दिया जा रहा है और उसके साथ साथ हम उसकी मिरर वैल्यू चूँकि फाइंड कर रहे हैं, तो 2 लिख लिया मैंने, ठीक है। अब आ गया जी, अब मैं इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा कि 7 1s are 7 + 4 2s are 8 एंड डिवाइडेड बाय 2 1s are 2 एंड यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 2। तो मैं 7 को ऐड करूँगा 8 में, यानी कि 7 + 8, तो वो मेरे पास आंसर आ जाएगा 15/2। और ये जो डिवाइड था होल वाला, मैं इसको ऐसे लिख लूँगा सिंबल के साथ, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको मल्टीप्लाई में जब चेंज करूँगा = 15/2 मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया इसका जी, तो आ गया मेरा आंसर कि 15/2 2s are 4। तो मैंने दोनों वैल्यूज फाइंड कर लिया, एक ये 7/2 और एक ये 15/4। तो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ वैल्यूज दोनों, कि पहली वैल्यू है 7/2 एंड दैट इज़ 15/4। तो यहाँ पे मैंने 15/4 भी लिख दिया जी। तो मेरा पार्ट 2 भी क्लियर हो चुका है, 3 और 4 वाला। अब आगे चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी। तो बेटा आगे पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, जिसकी वैल्यूज़ है हमारे पास 3/5 एंड 4/5। तो इसके अंदर हम एक मज़ीद आपको मैं एक नॉलेज देने जा रहा हूँ, जो कि है कि सबसे पहले तो हम उसे वैसे लिख सकते हैं जैसे कि 3/5 + 4/5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ पर मेरे पास ये 5 यहाँ पे सेम है, यानी कि डिनोमिनेटर, अच्छा डिनोमिनेटर और नोमिनेटर समझ लो बेटा, जो ऊपर वाली वैल्यूज होती हैं, यानी कि फ्रैक्शन के जो ये फ्रैक्शन है, ये जो ऊपर वाली यानी कि 4 यहाँ पे 3, ये क्या हमारे पास नोमिनेटर है, और जो नीचे वैल्यूज़ हैं जो कि यहाँ पे 5 है यहाँ पे, ये दोनों के हमारे पास डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हमें ऐसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, हम 5 को 1 टाइम लिख लेंगे और 3 और 4 को ऐड कर देंगे। कैसे? इस तरह से
3 + 4 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। उम्मीद आपको समझ आ चुकी होगी। एंड देन 3 + 4 7 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5, और इसको जो है मैं डिवाइड यानी कि जो डिवाइड बाय 2 है उसको मैं सिंबल में कन्वर्ट करूँगा डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट स्टेप में 7/5 मल्टीप्लाई 1/2। अब मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 7/10 एंड दैट इज मेरा जो है फर्स्ट आंसर आ गया। फर्स्ट जो है मेरे पास रैशनल एक्सप्रेशन आ चुकी है। अब आगे मैं 7/10 को यूज़ करते हुए और उसी के साथ साथ 4/5 को यूज़ करते हुए मैं जो है अपनी लास्ट वैल्यू फाइंड करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में 7/10 प्लस उसके साथ ऐड किया 4/5 को और होल में मैंने डिवाइड कर दिया उसको 2 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा ज़रा। तो अब यहाँ पर हम ऊपर जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिसमें हम 7 × 5 करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 7 × 5 = 35 प्लस 4 को मैं जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10 के साथ तो मेरा आंसर आ जाएगा 40 एंड देयर जब मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 10 के साथ तो 5 × 10 = 50। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 है वो एज इट इज़ चलता आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जो है मैं 35 को ऐड कर दूंगा 40 के साथ, तो मेरा आंसर आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 50। अब मैं भी यहाँ पे ना ये कर लेता हूँ कि डिवाइडेड बाय 2 है तो मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लूँगा मल्टीप्लाई, एंड यू आल्सो नो डैट कि यहाँ पर हम इसको रेसिप्रोकल में चेंज करेंगे दैट इज़ 1/2। ठीक है, अब इस स्टेप के अंदर मैं 75 को डिवाइड करूँगा अगर 50 के साथ, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 3/2। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 75 डिवाइडेड बाय 50 तो आ गया मेरे पास आंसर 3/2। तो 3/2 मैं एज इट इज़ लिख दूंगा, और अगर आप चाहें तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर 100 का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा जो हमें चाहिए, जो कि है 3/4। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया कि 3 × 1 = 3 एंड 2 × 2 = 4, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। एक ये वैल्यू आ गई 7 और 10 एंड एक ये वाली वैल्यू आ गई 3 और 4। तो मैं इसको एक सोल्यूशन सेट के अंदर लिख लेता हूँ जो कि है 7 × 10 एंड 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये मेरे पास आ गई जी सोल्यूशन सेट में वैल्यूज़। जी तो बेटा इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी हेल्प हुई हो तो लाजमी से वीडियो को लाइक करें और मैथ्स हब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।